वर्क एंड एनर्जी। हाँ जी, तो सबसे पहले लिखें वर्क, हेडिंग डालिएगा वर्क। वर्क इसमें लिखिएगा वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। वर्क इज डन when a force produces motion। हम ये कहते हैं कि अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई और उस फोर्स की वजह से उसमें जरा बहुत भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब क्या है कि वो अपनी जगह से खिसक रहा है थोड़ा बहुत भी, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें मोशन हो रहा है। तो अगर फोर्स लगाने पर किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है तो मैं ये कहूँगा कि वर्क हो रहा है, वर्क इज बीइंग डन, ऐसे कहा जाता है। अच्छा, आगे नोट करिएगा कि वर्क डन इज मैथमेटिकली, तो फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट लिखें वर्क डन इज mathematically defined as in moving work done in moving a body। यहाँ लिखें डिफाइंड है, अब ये वर्क डन की डेफिनेशन है, लिखिएगा वर्क डन in moving a body is equal to the product of work done in moving a body is equal to the product of force exerted on the body, product of force exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force। हाँ जी, सर इसका एक डाउट था। अरे कुछ नहीं सर, बस फालतू डाउट है सर, डाउट नहीं है, ऐसे ही बताओ। अरे अच्छा, बताओ फिर। मुझे सही लगा पूछ ले रे यार, पूछ ना। सर मैथमेटिकली डिफाइन कैसे हुआ, डेफिनेशन लिख रहे थे। बता दो। Work done in moving a body is equal to the product of force exerted on the body and the distance moved by the body and the distance moved by the body in the direction of force। Distance moved by the body in the direction of force। In the direction of force। सर डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। That is वर्क डन को बोलते हैं W। W is equal to force into distance moved in the direction of force। फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर मान लीजिए ये कहा जा रहा है कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? डिस्टेंस, एक ऐसा डिस्टेंस जिसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रखी है। तो
दोबारा बोलता हूँ, एक ऐसा डिस्टेंस जिसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रखी हो, ऐसे डिस्टेंस को ही तो हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। यस सर। ऐसे डिस्टेंस को ही तो डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं क्या? सर वो डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखा है, अपोजिट भी तो हो सकता है, नेगेटिव वर्क हो गया फिर, हाँ तो फिर वो नेगेटिव हो तो जाएगा। गलत लिख दिया। नहीं गलत नहीं लिखा, अभी हम ये लिख रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपको ना एंगल्स बताऊंगा, एंगल्स की हेल्प से क्या पॉजिटिव और क्या 180 नेगेटिव है वो आप बता पाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना लिखें, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो डिस्टेंस है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही मूवमेंट होना चाहिए उसका बॉडी का, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट पर, यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ और वो जा रहा है किसी और डायरेक्शन में, तो हम उसका वर्क डन नहीं निकाल पाएंगे। हम वर्क डन किसका निकालेंगे, जब मैंने फोर्स लगाया मान लो लेफ्ट टू राइट और बॉडी भी लेफ्ट टू राइट ही मूव कर रही है, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी ये लिखें, डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक ऐसा डिस्टेंस जिसमें डायरेक्शन उसकी स्पेसिफाई कर दी जाए, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W इज इक्वल टू F डॉट S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट S। उसके बाद आप लिखें यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन। सर उधर डिस्टेंस लिखा है, इधर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, वर्क डन में कंफ्यूजन हो रहा है। कहाँ पर, यहाँ पर हाँ, और ऊपर डिस्टेंस लिखा है। इसमें लिखा है बता डिस्टेंस दिया, मूव्ड इन द डायरेक्शन। लिख तो दिया, डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हाँ ठीक है। सर डायरेक्शन तो वही होता है ना, जहाँ भी डिस्टेंस में डायरेक्शन हमने दे दी तो वो उसको डिस्प्लेस- डिस्प्लेसमेंट बोला जाता बस हो गया। है। यस, यस। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। अच्छा। जूल शॉर्ट में जे बोल देते हैं। यस सर। सर अरे सर किसी भी टेस्ट स्क्वायर में स्टूडेंट कर नहीं सकता हो सकता है, सर, तो वो असाइनमेंट होनी चाहिए मेरे साथ। एक्चुअली वही है, उसी को शॉर्ट में जूल बोल देते हैं। ऐसा क्यों बोल देते हैं उसको, क्योंकि ये जो है ना वर्क डन के बारे में सबसे ज़्यादा जो रिसर्च है, सबसे ज़्यादा जो इन्वेंशंस हैं वो जूल ने करी थी, और जूल साइंटिस्ट है तो उसने अपना नाम रख दिया यहाँ पर, ठीक है। मान लो तुम कुछ करो तो तुम लिख सर दोगे जैसे वहाँ प्लेस पास करने अपना नाम नहीं लिखा। ये सर पर। तुम कुछ करोगे तो तुम यस लिख दोगे वहाँ पर। सर डिस्प्लेसमेंट को हमने ऐसे करना किया है सर अभी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट को एस बोलते हैं। हाँ। ई होता है। अब देखिएगा, ए अब इसमें आगे एक टॉपिक लिखें, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। मेरी तो वही बोल वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, इसमें लिखिएगा whenever work is done against gravity, whenever work is done against whenever work is done against gravity, the amount of work done is equal to the against gravity, the amount of work done is equal to the product of weight of the body is equal to the product of is equal to the product of weight of the body and the vertical distance through which the body is lifted. And the vertical distance through which
विच द बॉडी इज लिफ्टेड। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की जब हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ है और उसको हम ना एक हाइट तक ले जाते हैं, मान लीजिए यहाँ तक ले गए, तो हमने ये देखा कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक, अब इसका जो वेट है ना, वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ये हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का जो वेट है वो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बैग है, उस बैग में कुछ सामान रखा हुआ है, तो उस बैग को मैंने हैंडल से पकड़ दिया तो वो बैग नीचे की तरफ ही लटकेगा, वो ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगा। नहीं सर। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, समझ रहे हैं? तो वो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो जब हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी के वेट की अगर बात करी जाती है तो वेट जो है वो फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है? वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। हम ये जानते हैं कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। यहाँ पर वेट जो है ना, मैंने कहा कि वेट जो है वो जो है वो फोर्स के ही इक्वल होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला तो m इंटू ए होता है, तो यहाँ तो लेकिन m इंटू जी है। तो ये जो जी है ना, जो अर्थ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है ना किसी भी बॉडी में, उसी को जी बोल देते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए होता है, फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए होता है। लेकिन जब अर्थ की बात करें तो अर्थ किसी भी बॉडी पर जो एक्सेलरेशन लगाता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका सिंबल होता है स्मॉल जी। तो यहाँ पर जो ये स्मॉल जी है ये स्मॉल ए की बात है, मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये सिर्फ ग्रेविटी नहीं है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है। तो हम ये कहेंगे कि जब भी कोई बॉडी जो है, किसी बॉडी को मैं लिफ्ट करके ऊपर तक ले जा रहा हूँ, एक हाइट तक ले जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उस पर फोर्स कितना मुझे लगाना पड़ेगा, किसी भी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए मुझे कितना फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा, उसके वेट के बराबर। भाई अगर उसका 5 किलो वेट है, ठीक है, तो 5 किलो उसका मास है एक्चुअली, तो उसमें आप क्या करें, उसका वेट कितना हो जाएगा 5 इंटू 9.8, तो 5 kg तो उसका मास है, और 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये जी है। तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 न्यूटन हो गया। तो 49 न्यूटन का फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, तब वो बॉडी को मैं उठा पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी, और फिर कितनी हाइट तक मैंने उसको उठाया, हमने मान लिया कि भाई हमने उसको h हाइट तक उठाया। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी तो वर्टिकली आप किसी चीज़ को उठाकर डिस्प्लेस करा रहे हैं, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h, और उस पर आपने फोर्स कितना लगाया उसके वेट के बराबर यानी कि mg। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो इसलिए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है, इज इक्वल टू वेट इनटू हाइट, वेट इनटू हाइट, कि जितना उसका वेट है उतना आपने फोर्स लगाया इनटू हाइट। और ये जो वेट है, ये वेट क्या होता है हम जानते हैं, वेट की वैल्यू कितनी होती है m इंटू जी, तो mg, और हाइट h। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है mgh। क्लियर? जरूरी थोड़े वेट के इक्वली लाइक फोर्स लगे। मान लो अगर हाँ। वेट 20 न्यूटन है और फोर्स 30 न्यूटन लगाता है, तो मतलब एक्स्ट्रा फोर्स भी तो लगा 10 न्यूटन का। हाँ, जब हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया ना, अगर मान लीजिए हमको ये बोला जाए कि एक्स्ट्रा फोर्स आप कितनी लगाएं, या अगर दे रखा है कि एक्स्ट्रा फोर्स आपने इतनी लगाई है ना, तो उस फोर्स को लेंगे, तब मैं m इंटू जी नहीं लूँगा, ठीक। तो जब मैं एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊंगा तो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू स्मॉल जी नहीं रहकर कुछ और हो जाएगी। तो वो अगर दे रखा होगा तो हम उस तरह से करेंगे। 9th लेवल पर उतना दिया नहीं जाता, दिया नहीं जाता, ये माना जाता है कि जितना वेट है आपने उतनी उस पर फोर्स लगाई उसे उठाने के लिए। कई बार होता नहीं है कि कोई बड़ी सी ना, कोई बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ है और आपको ये आदत है कि उसके अंदर हमेशा पानी या कुछ सामान भरा रहता था, तो आप उसको थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर होकर के हाँ थोड़ी ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी और आप उसको ऐसे ताकत लगा कर उठाते हो। अब अचानक से किसी एक दिन ऐसा हो जाता है कि उसके अंदर वज़न है नहीं, तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं कि आप उसमें उतना ही फोर्स लगाओगे, आपके दिमाग में कैलकुलेटेड है कि आप उसमें फोर्स कितना लगाएंगे उसके वज़न के बराबर, और अचानक से आपका हाथ एकदम झटका लग जाता है आपके हाथ में। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही उसको उठाने के लिए ज़्यादा ताकत लगाई और आपने फिर देखा अरे ये तो हल्का है, यानी कि ये तो खाली है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी पहले से ही
एज्यूम करके चलती है कि अगर मान लीजिए पेन रखा हुआ है ना, तो उस पेन को आप ऐसे करके नहीं उठाओगे कि पूरी ताकत लगा कर और बस मैं उठा दूंगा उसको, ऐसे नहीं। आपको पता है पेन है तो आप धीरे से उठाओगे उसको। इसका मतलब वो फोर्स पहले से ही हमारी बॉडी में वो एडजस्टेड है वो चीज़। अगर चेयर आपको उठानी है तो आप चेयर को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ थोड़ी हैवी है या थोड़ी हल्की है, जैसी भी है, तो आप थोड़ा कम उसमें आप बैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे। तो हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में हम फोर्स वही लगाएंगे जितना उसका वेट है, ठीक है। उसके आगे हमको नहीं जाना। सही है भाई ऋषभ, क्लियर है? चलिए जी, अब इसके बाद इसके ना 2-1 न्यूमेरिकल्स देखते हैं। मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ। ओके, चलिए एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पे यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन मीटर में लिखा है अरे तुम समझ नहीं रहे हो बात को। वर्क की यूनिट में, सर, मतलब वर्क की यूनिट में हाँ देखिए जी, क्लियर करते हैं एक चीज़ को। अगर हम बात करते हैं वर्क की, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है हम जानते हैं, न्यूटन, न्यूटन। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, तो आप इसकी जो यूनिट है, आप इसकी यूनिट को न्यूटन मीटर लिख सकते हो। न्यूटन मीटर इसकी सही देखा जाए तो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट है, लेकिन वो जूल भाई साहब ने कहा कि अच्छा तो न्यूटन की यूनिट क्या न्यूटन होनी चाहिए, बताओ। तो ये हो गया कि जो ये फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर तो फोर्स की यूनिट भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए। फोर्स को न्यूटन मत जोड़ो, ये तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन ने अपने नाम पर रख दिया। न्यूटन ने कहा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता हम्म? है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, यही होता है। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ही तो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मीटर स्क्वायर कहाँ से आ गया? हम एक्सेलरेशन का स्क्वायर तो नहीं कर रहे ना। अच्छा हाँ ठीक है, मुझको लगा ऐसे सुनो जरा ध्यान से। तो वो फोर्स की यूनिट हो गई m इंटू ए। तो कायदे से देखा जाए तो किलोग्राम, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन है। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है, ठीक है, और एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कायदे से फोर्स की यूनिट भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए। मैं उसको न्यूटन क्यों बोलता हूँ? न्यूटन ने कह दिया कि भाई मैंने फोर्स पर सबसे ज़्यादा रिसर्च करा है, मेरे नाम पर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो पब्लिश्ड हैं। तो आप क्या करें, आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हटाकर सीधा सीधा बोलो कि इसकी यूनिट न्यूटन है। सीधा सीधा बोलिए कि इसकी यूनिट न्यूटन है। अब फिर जूल ने कहा कि अच्छा न्यूटन कुछ खास है क्या? अब तो मैंने बनाया है इसके बारे में, वर्क के बारे में मैंने रिसर्च करा है, तो ठीक है न्यूटन मीटर नहीं बोलूँगा मैं। न्यूटन क्यों आएगा इसमें, है ना? मैं न्यूटन मीटर नहीं बोलूँगा, हाँ, जूल। सर, अगर इसलिए करना होता तो वो पूरा केजी जूल। अब ऐसे ही मान लो तुमने कुछ और डिफाइन करा, तो तुम उसके आगे अपना नाम या अपना सरनेम लगा दो। यस ठीक है, सरनेम नहीं है। चलिए जी, अब इसके बाद एग्जैक्टली ये एक क्वेश्चन नोट कीजिए। मैं कॉल करके सोच रहा हूँ। तेरा एक्सप्रेशन यही थे कि तू खुद अरे बहुत लोगों ने ऐसे किया है। आप लोग ना अभी जैसे अभी तो 9th क्लास में है, जब आप लोग 12th में पहुंचेंगे तो तब मैग्नेटिज्म एक टॉपिक है। तो मैग्नेटिज्म के बारे में जिसने इन्वेंशन किया था, एक्चुअली डिस्कवरी की थी, मैग्नेटिज्म तो पहले से मौजूद था। तो उसने मैग्नेटिक फील्ड की, उसमें बहुत सारे आ गए लोग। तो जिसने सबसे पहले डिफाइन करा था उसको, तो उसका नाम था ऑर्स्टेड टेस्ला। तो उसने नाम टेस्ला? रखा ऑर्स्टेड टेस्ला। तो ओवर टेस्ला दूसरे टेस्ला है भाई यार, और स्टेट टेस्ला है। मेरी बात सुनिए, वो जो टेस्ला है ना, जो आप टेस्ला समझते हो, वो गाड़ी वाली नहीं, एलॉन मस्क की जो कंपनी है। वो वाला नहीं कह रहा। सर निकोल वो जो दूसरा वाला टेस्ला था निकोलस। जिसमें वो डीसी और एसी पे काम करता अरे वो तो सर ये मैं मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूँ। तो फिर उसने क्या करा, उसने ये कहा कि मैग्नेटिज्म की यूनिट को टेस्ला रख देते हैं, तो मैग्नेटिज्म की यूनिट टेस्ला है। फिर एक बंदे ने आकर उसी के कॉन्सेप्ट को पढ़कर मैग्नेटिक फील्ड बताया कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिज्म का मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसका नाम था हेनरी, तो उसने कहा इसकी यूनिट हेनरी, तो उसकी यूनिट हेनरी है। अभी धीरे धीरे आप जाते जाते जब 12th क्लास तक पहुंचेंगे आप देखेंगे कितनी सारी यूनिट्स सर अभी क्या है हेनरी है। हेनरी है
उसके बाद और कोई फर्दर इन्वेंशंस हुए नहीं, टेस्ला और हेनरी। से बोलने कितने बजे? अजीब चलिए अब जरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 2 बार 2 होगा डबल होगा बस how much work is done by a force of 10 Newton in moving an object how much work is done by a force of 10 Newton in moving an object through a distance of 1 meter through a distance of 1 meter in the direction of the force. In the direction of the force. How much work is done? अब जब हाउ मच वर्क इज डन की बात हो रही है, वर्क डन पूछ रहे हैं आपसे, डब्ल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन की, तो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। उन्होंने बोल दिया ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि उसकी डायरेक्शन दे रखी है। तो ये जो 1 मीटर है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो आप कैसे निकालेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 10 जूल। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 10 जूल। और वर्क डन आपका हो गया 10 जूल। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, अमोक, सूर्यांश, क्लियर है? ठीक है, चलिए उसके बाद अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वर्क डन। सर अरे यार सर 10 जूल होगा या जूल्स होगा? जे बोल दीजिए बस, जूल्स। हाँ जी अगर 1 होगा ना, अगर 1 होगा तो 1 जूल, और अगर अच्छा। 10 होगा तो 10 जूल्स। वो सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है, वैसे ही होता है। ठीक है। अगला देखिएगा, और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 किलोग्राम ऑफ वाटर calculate the work done in lifting 200 kilogram of water to a vertical height of 6 meters through a vertical height of 6 meters. बताइए जी कैसा होगा? और इन्होंने बोला है टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी सर 6000। हाँ बोलो, अभी भेजा। सर 6000। 6 टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करके देखिए भाई कितना है।
कैसे भी कर कर रहा है तो कोई यार हाँ वर्टिकल हाइट है वर्टिकल हाइट है वो शिट से 12,000 होगा कह रहा हूँ मैं, रुकिए हो गया ना ये पहले ही ब्लैक तो अच्छा मैंने कहा था वही सोचे चले चल और क्या समझ कैलकुलेट द वर्क डन लिफ्टिंग 200 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो ये याद रखना कि जो मास है, मास की ऐसा यूनिट जो है वो किलोग्राम ही होती है। तो 200 किलोग्राम हो गया। हाइट कितना दिया है इन्होंने? 6 मीटर। और इन्होंने बोला कि जी की वैल्यू आपको लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एम हो गया, जी हो गया, एच हो गया। तो वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर, W इज इक्वल टू एम जी एच। तो एम कितना हो गया 200 और जी कितना है 10 और एच है 6। तो 6 टू 12, 12 के आगे 3 0, तो 12,000 जूल। या तो ये कर दो। अच्छा, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि कहीं पर भी 1000 अगर है ना, तो 1000 का मतलब होता है किलो। अगर 1000 किलोग्राम लिखा हुआ है, 1000 ग्राम लिखा हुआ है, तो मैं 1 किलोग्राम बोल सकता हूँ उसको। तो जैसे ये 1000 है तो इसको मैं बोल सकता हूँ 12 किलो जूल्स। 12 के जे मतलब किलो जूल्स, ऐसा बोला जा सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 12,000 जूल लिख दो तो भी ठीक है, आप 12 किलो जूल लिख दो तो भी ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। अ कार वेइंग car weighing 1000 kilogram and traveling at 30 meter per second. A car weighing 1000 kilogram and 1000 kilogram and traveling at 30 meter per second. Stops at a distance of 50 meter. Stops at a distance of 50 meter. Decelerating uniformly. Full stop. What is the force exerted on it by the brakes? What is the force exerted on it by the brakes? Question mark. Force exerted on it by the brakes. Question mark. What is the work done by the brakes? What is the work done by the brakes?
अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, ये बोल रहे हैं अ कार वेइंग 1000 किलोग्राम। एक कार है जिसका वजन है 1000 किलोग्राम। क्या? अ कार वेइंग 1000 किलोग्राम एंड ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड। तो एक कार है, वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर ऑलरेडी चल रही है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्पीड पर चल रहा होता है तो मैं उसको उसकी इनिशियल वेलोसिटी बोलता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल यू से। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि स्मॉल यू इज इक्वल टू क्या हो गया? 30 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, मतलब स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर डिसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। डिसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि धीरे धीरे यूनिफॉर्मली उसका वजन, वो वजन कह रहा हूँ सॉरी, उसकी जो स्पीड है वो कम होती है, घट जाती है। ठीक, तो डिसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन को ही की ही नेगेटिव वैल्यू को हम डिसेलरेशन बोल देते हैं या रिटार्डेशन बोल देते हैं। डी एक्सेलरेट बोल दो, डिसेलरेट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, ये बुक में लिखा हुआ है, मैंने अपने आप ही बनाया डिसेलरेटिंग। तो u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? हम डिसेलरेशन के लिए कोई नया फॉर्मूला या कोई नया नोटेशन नहीं होता, कोई नया सिंबल नहीं होता डिसेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू ही माइनस में आ जाती है, नेगेटिव में आ जाती है, उसी को डिसेलरेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा, u की वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड और a की वैल्यू हमको निकालनी है, और वो कह रहे हैं वो 50 मीटर तक चलकर, मतलब उस पर आप ब्रेक लगा रहे हैं। ब्रेक लगाते ही मतलब अगर हमने ब्रेक धीरे धीरे लगा रखे हैं तो वो धीरे धीरे करके 50 मीटर पर जाकर गाड़ी रुक जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि v यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होने वाली है, क्योंकि उसको हम रोक रहे हैं। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड। ये क्लियर? ठीक है, अच्छा, और कितनी देर में जाकर वो रुक रही है गाड़ी? 50 मीटर तक धीरे धीरे स्पीड उसकी कम होते होते फाइनली 0 हो जाती है। तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 50 मीटर। ठीक है, अब जरा बिना चिल्लाए मुझे ये बता दो, u, v, a और s है तो कौन सी इक्वेशन लगा? थर्ड इक्वेशन। समझ गए? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर लिखिएगा बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और ये देखिएगा कि जब भी कभी हम डिसेलरेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जब भी हमारी 0 हो रही है, तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आना चाहिए। अगर नहीं आता है दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव में आना चाहिए। तो भाई v कितना है? 0, ये हो गया 0 का स्क्वायर। u कितना है? 30, तो ये हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s कितना है? 50। तो 0 का स्क्वायर है 0, 30 का स्क्वायर इज 900 प्लस 50 टू ज़ा 100 a। अब क्या करिए, 100 a को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 100 a, क्योंकि इधर तो 0 है, 0 मतलब कुछ भी नहीं है इधर। तो माइनस 100 a इज इक्वल टू 900, 2 0 से 2 0 कट गए, तो माइनस a इज इक्वल टू 9। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर तो यही है क्या? 4 6 नहीं ये एक्सेलरेशन आया है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a की वैल्यू हो गई -9। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स। तो ब्रेक्स क्या फोर्स लगा रहे हैं? ब्रेक्स ही तो हैं जो फोर्स लगाकर गाड़ी को रोक रहे हैं। तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ब्रेक्स जो है वो पूरी गाड़ी को रोक रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ टायर को रोक रहे हैं। ठीक है ना, और टायर के साथ पूरी की पूरी गाड़ी अटैच्ड है। ठीक, तो हम ये बोलेंगे कि पूरी गाड़ी का मास आप ले लेंगे 1000 किलोग्राम। तो गाड़ी का मास 1000 दे रखा है और एक्सेलरेशन कितना? -9। सर 900 -9000 न्यूटन। यहाँ पर ये लिखेंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन indicates that braking force
applied in a direction, braking force is applied in a direction opposite to the direction of motion, opposite to the direction of motion. Opposite to the direction of motion, समझ गए? ठीक है, तो ये तो नेगेटिव साइन का मतलब हुआ। अब उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स। तो ब्रेक्स ने वर्क कितना करा, ब्रेक्स लगाने के बावजूद भी गाड़ी 50 मीटर चल रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ब्रेक्स लगाने के बावजूद भी गाड़ी चल रही है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो W इज इक्वल टू F इंटू S। तो W इज इक्वल टू माइनस 9000 मल्टीप्लाइड बाई S कितना है 50 मीटर। तो माइनस का 45 बाई 9 5 का 45 और उसके आगे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 आ गए, ठीक है। तो इसमें से 3 0 हटा दो आप, 450 है ना, माइनस का 450 किलो जूल। यहीं पर लिखते तो जूल लिखते, यहाँ पर भी नेगेटिव का मतलब क्या है कि ब्रेक जो है, जैसे गाड़ी का व्हील तो आगे की तरफ घूम रहा है और ब्रेक उसको अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। भाई ब्रेक अपोजिट डायरेक्शन में ही रोकते हैं गाड़ी के व्हील को, तो फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी आगे की तरफ चल रही है, 50 मीटर चल रही है उसके बावजूद भी। ये नहीं कि ब्रेक लगाते ही इंस्टेंटली रुक गई, ठीक है। तो हम फोर्स एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं लेकिन मोशन दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक दो तीन, ठीक है जी। आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री की एक टेबल बनवाई थी क्या? नहीं 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 बनवाई? तो इसमें तो बस cos थीटा और sin थीटा। कोई बात नहीं, मैं बनवाऊंगा आपको टेबल। यहाँ पर ये मिटा दीजिए, एक टॉपिक नोट करें। इससे अलग हटकर मैं आपको थोड़ा सा वैसे तो देखिए आपको और 2-3 महीने बाद 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि वो एक छोटी सी टेबल है। वो छोटी सी टेबल याद करके आपका जो क्वेश्चन है जो बहुत लंबा हो सकता है उसको आप बहुत शॉर्ट करके लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमसे ये कहा जाता है कि हम ना एक सर्कुलर पार्क में गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, हम घूम रहे हैं, सोसाइटी में है ना सर्कुलर पार्क के नीचे, तो आप इसके गोल गोल चक्कर काट रहे हो। तो 1 चक्कर काटा, 2 चक्कर काटे, 3 चक्कर काटे, आपने 10 चक्कर काट लिए और 10 चक्कर काट के आपने कहा भाई मैं थक गया, अब मैं बैठ कर रेस्ट करना चाहता हूँ। तो अब आप थक गए, तो आप कहोगे भाई आज मैंने बहुत काम कर लिया। तो तभी एक फिजिक्स का ज्ञाता आया, ज्ञाता मतलब कुछ काम नहीं किया, जीरो। और वो ये बोला कह रहे काम का मतलब क्या है, वर्क मतलब आपने बहुत वर्क करा है। नहीं, आपने कुछ भी नहीं करा, जीरो करा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप तो एक सर्कुलर पार्क में घूम रहे थे, तो आपने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, आप घूमकर फिर यहाँ आ गए, आप घूमकर फिर यहाँ आ गए, आप घूमकर फिर यहाँ आ गए, आपने 50 चक्कर लगा लिए, लेकिन आप तो यहीं आ रहे हो फाइनली। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। सर एक कुली के साथ तो होता है, डिस्प्ले यही कुली के साथ ना मतलब नहीं, नो कैसे? कुली के साथ भी नहीं होता। इसी के लिए तो ट्रिग्नोमेट्री करानी है, ठीक है, बताऊंगा अच्छा अभी। तो अरे बताऊंगा, कुली भी वर्क करता है, कुली भी ऐसा नहीं है कि वर्क डन जीरो होता है उसका, बताऊंगा अभी। 2 अलग अलग फंडे लगते हैं वहाँ। तो ये वर्क डन कितना हो गया भाई, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है। अब उसने कितनी भी ताकत से वो दौड़ा, उसने कहा अरे मैं तो बड़ी तेज स्पीड से दौड़ा था, मैंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया न जाने कितने लोगों के, ठीक है। हमने कहा कितनी भी ताकत से दौड़ो भाई साहब, आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। आप जहाँ से दौड़े थे आप घूम फिर कर वहीं आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट इज जीरो दैट मीन्स वर्क डन इज जीरो।
ऐसा कुछ पढ़ नहीं मार सकते बेचारा जो है डिप्रेशन में चला गया, वर्क जो है वो ज़ीरो हो गया। अब इससे भी बड़ी ट्रेजेडी हो गई कुली के साथ में। कुली के साथ ये ट्रेजेडी हुई क्या? कुली तो फोर्स से ऊपर लगा रहा है वो, एक क्योंकि मिनट, पकड़ रहा है। कहानी सुनने से पहले ना उसका हाँ। मोराल जानने की कोशिश नहीं करते। क्या मुराद? अच्छा मोराल बोलते हैं उसको, मॉरल ठीक है ना। समझी चलिए भाई, ठीक है, दो समझी एक्सेंट है भाई। भाई, एक ब्रिटिश हो गया, एक अमेरिकन हो गया, समझी। एक सर, ने इंडियन मोराल क्यों नहीं है? बोलते हैं। हाँ क्योंकि हमने ब्रिटिश का ही लिया है बस, मुराद बोल रहे हैं। अरे समरी बस चलिए ठीक है। अब आपने सुना होगा ना, आपने सुना होगा कोई तो बोलता है कि भाई वो हम लोग पिट गए, फाइनल मैच में नहीं पहुंच पाए। कुछ लोग उस फाइनल को ही फिनाले बोल देते हैं, तो कुछ अंतर है दोनों में। ग्रैंड फिनाले बताऊंगा हाँ अभी। भाई हार गई 10 विकेट से हैं? है तेरे को ये नहीं पता 50 ओवर में मार मैंने दिया। हाँ तो फुटबॉल देख और लिवरपूल ने कम से कम रुक में वो देख रहे हैं मैच 10 में विकेट इसलिए कितना 10 हो रहा विकेट है भाई एक विकेट के लास्ट में इतना अच्छा खेला मतलब बैटिंग इतनी अच्छी इंडिया हार। हाँ बैटिंग अब final में अब ये मतलब पाकिस्तान वालों को जीतना चाहता है फिर इंग्लैंड वालों को वो किसके साथ था? इंग्लैंड इंग्लैंड चलिए अब जरा एक ना ट्रायंगल बना दो, बैठ जाओ बैठ जाओ। एक राइट ट्रायंगल बनाइए। भाई राइट ट्रैक क्यों अभी अभी बातों में लगे। इंग्लैंड जीत जाएगी इस बार भी। अब तुम्हारा दिमाग सारा इंग्लैंड में है, तो जरा इधर ध्यान दे नहीं रहे। भूल ही गई यार तो इस कंटिन्यूएशन में बनाना है हाँ कंटिन्यूएशन भी, ये मत बनाना यही बनाना। जो मैं लिख रहा हूँ बस वो लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो जो डायग्राम। ठीक है ना, इतना लिख कर छोड़ दो, बस अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, और ये करना सभी को है, ये नहीं कि मेरी क्लास में करवाया नहीं है, मेरे स्कूल में तो कराया नहीं, मैं नहीं करूँगा। अरे मैं करवाऊँगा। सर अगर इजी पार्ट लोगे तो सब ठीक है सर कर लेंगे चलिए जी, आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। Yes, sir. थैंक यू सर क्या Then they lick me. चलो लिखते हैं